हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आजम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, गैमीट फॉर्मेशन, सारी चीज़ें बन गई। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। आज हम देखेंगे जो बने हुए स्ट्रक्चर थे इनका फ्यूजन कैसे होगा, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, टू फॉर्म द फंक्शनल सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम क्या कह सकते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द फुली फंक्शनल सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, ये भी एन था हमारा, ये भी एन था, 2n आ जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन से प्लॉइडी भी मेंटेन होती है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ फुली फंक्शनल डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। समझ में आई इतनी बात? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर दैट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ द फीमेल गैमीट, ठीक है, is called as fertilization because in this process zygote is produced. But we have to name these gametes. In human the male gamete is called as sperm and female gamete is called ova or ovum. ठीक है, असल में तो इसको सेकेंडरी oocyte कहना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं हर लेक्चर में ये चीज़ बोलता हूँ, मगर अब आप पढ़ते आ रहे हैं ओवम, एनसीईआरटी में भी लिखा है तो ओवम ही पढ़ेंगे। अब फर्टिलाइजेशन जितना आसान आपको लगा ना कि बस भैया ये इनसे मिल गए, डिप्लॉयड सेल बन गया, और ठीक है डिप्लॉयड सेल बन गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। यस ऑनलाइन ये चैट में जो कर रहे हो ना, स्टॉप डूइंग दिस। माय नेम इज यासिर एंड आई एम वेरी स्ट्रांग। ठीक है, चलें भाई कंटिन्यू करते हैं। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन अब हम समझेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने बस सोचा फर्टिलाइजेशन फटाक से हो गया। फर्टिलाइजेशन के लिए कई सारे इवेंट्स जो मैंने आपको बिल्कुल पहली वीडियो में पढ़ाया था, तो हम अगर हेडिंग डाल दें तो कोई बुराई नहीं होगी। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है आप खुद सोचिए। सबसे पहला स्टेप तो होगा कि भैया ये गैमीट यहाँ तक पहुँच जाए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेल गैमीट क्या होता है? मोटाइल होता है बिकॉज ऑफ अ फ्लैजिला और अ टेल। ठीक है, इट हैज टू रीच टू द फीमेल गैमीट, मगर वहां तक पहुंचने से पहले कई सारे स्टेप्स हमें क्रॉस करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जेनाइटल ट्रैक्ट बोले तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, ये वेजाइना थी, ये हमारा सर्विक्स था। इस जगह पे पहले हम डिपॉजिट करेंगे सारा सीमेन। ठीक है, सीमेन क्या होगा? मेल का वो इजैकुलेटरी मटेरियल जिसके अंदर सेमिनल प्लाज्मा प्लस तैरते हुए स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। ये सब हमें कहाँ डिपॉजिट करने हैं? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो सबसे पहली प्रक्रिया या प्रोसेस हमारा कहलाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनाइटल ट्रैक्ट। ये जाता किसके थ्रू है? इंसेमिनेशन कैसे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। कैसे होता है मेरे बच्चों? सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल एंड फीमेल डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस अकर। एज अ रिजल्ट व्हेन ऑर्गेज्म अकर्स, मेल रिलीजेस इट्स स्पर्म और सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बट जैसा कि आपने देखा होगा वीकी डोनर में कई सारे पेशेंट्स आते थे डॉक्टर के पास हु वर हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। ठीक है, देयर इरेक्टाइल टिश्यूज वर नॉट वर्किंग, दो दे वर एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, देन टू दे आर नॉट एबल टू इंसेमिनेट, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जाने के लिए मेल का पेनिस इरेक्ट होना जरूरी है। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इंसेमिनेशन विल बी आर्टिफिशियल। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? हमारी गली में बहुत शोर होता है, बहुत से बच्चों की आवाज़ें आती, इग्नोर इट, ट्राई टू फोकस ऑन माई वर्ड्स। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे बच्चों? नेचुरल। नेचुरल तो आप समझ गए, हेल्दी मेल विद प्रॉपर इरेक्टाइल फंक्शनैलिटीज, वो ट्रांसफर कर देगा फीमेल की बॉडी में सीमेन। बट इफ सम इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज देयर, जैसे सावधान, कौन सी मूवी आई थी? शुभ मंगल सावधान,
नहीं, हाँ, आई थिंक शुभमंगल सावधान वॉज देयर। तो उसमें द इशू वॉज रेज्ड ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीपल आर गेटिंग अवेयर्ड ऑफ इट एंड दे आर नॉट ashamed of it because there are treatments of such things, ठीक है। Being a science student, especially being a medical science student, you should know and you should also know the way to deal to the people who are facing certain challenges, because once you will be a doctor, you have to be very much calm. Instead of making fun of such situation, you need to be, very much empathetic towards such situations, ठीक है। तो insemination, if the natural insemination is not possible, which kind of insemination will done? Artificially. डॉक्टर इंजेक्शन से निकालता है एपिडिडाइमिस और इंजेक्ट कर देता है फीमेल की या आर्टिफिशियल IVF में बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया इंसेमिनेशन। एक बार में कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 200 to 300। लेकिन अगर सीमेन की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, सीमेन 2 से 5 ml रिलीज होता है, ठीक है, एक बार में 2 से 5 ml। बल्कि 2 से 5 ml की जगह जो एग्जैक्ट डाटा आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो डाटा होगा 2.5 to 4 ml, ठीक है, जिसमें से हर 1 ml में 80 to 100 मिलियन स्पर्म होंगे। मतलब आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कितने छोटे स्पर्म होंगे कि 1 ml के अंदर आपके कितने स्पर्म्स आ जाएंगे? 80 to 100 मिलियन। 1 million is equal to how much? 10 lakh. So it is a huge amount. 80 millions is a huge amount. Okay, you can calculate it. ये तो हो गया पहला स्टेप, हमने ये रिलीज करा दिया फीमेल की बॉडी में, इंसेमिनेशन डन हो चुका है। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? जो स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में गए हैं वो एक रिएक्शन से पास ऑन होंगे, उनके अंदर एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को बोलते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। रिपीट आफ्टर मी, कैपेसिटेशन रिएक्शन, ठीक है, या सिंपल कैपेसिटेशन भी हम उसको बोल देते हैं। कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? स्पर्म अपने अंदर मैच्योरिटी अटेन करते हैं, इस लायक बनते हैं कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकें। तो बच्चे कहेंगे सर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म रहता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर है मगर उसकी टेल में अभी वो मोबिलिटी नहीं आई है कि वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर दे। प्लस अभी स्पर्म के हेड पे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, अगर वो ओवम के पास पहुंच भी जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। हमको स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पतला करना है ताकि उसका सर फटे और ओवम के अंदर जाके वो अपना न्यूक्लियस डोनेट कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कराएंगे अगला प्रोसेस, कैपेसिटेशन रिएक्शन। कैपेसिटेशन नाम से ही क्लियर है, इस लायक बना देना स्पर्म को कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। इतना ड्रामा क्यों हो रहा है भैया? हमारे मेल्स के केस में क्या है, एक स्पर्म तुम्हारा जो है जिसकी कोई औकात नहीं, छोटी सी टेल के साथ जाएगा ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, मगर ओवम को बहुत चीज़ें करनी है, उसको अपने आप को पॉलीस्पर्मी से बचाना है। पॉलीस्पर्मी बोले तो बहुत सारे स्पर्म कहीं फर्टिलाइज ना कर दें, उससे भी बचाना है, ठीक है। और उसको आगे चल के वही तो फिटस बनेगा, वही तो एम्ब्रियो बनेगा, तो उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स है, नरिशमेंट के लिए मटेरियल भी अवेलेबल है। इस मेल्स का कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में ना, सारी जान फीमेल की लगती है। आपका तो कुछ स्पर्म गए, काम खत्म। फीमेल को हर महीने अपनी बॉडी प्रिपेयर करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करनी है, उसके बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 महीने बच्चे को पालना है। सारे चेंजेस, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, हर तरह का हार्मोनल चेंज किसको झेलना है? फीमेल्स को। दैट इज वाई दे डिमांड फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेल्स। कैपेसिटेशन रिएक्शन समझ में आई? अभी समझ में क्या आएगी, कुछ बताया ही नहीं मैंने। कैपेसिटेशन होता कहाँ पे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 चीज़ें। पहली चीज़ है ये होती कहाँ है, आप लिखेंगे सर्विक्स में एंड यूटरस में, ठीक है। दूसरी चीज़ होती कैसे है? रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लगा होता है स्पर्म के हेड पे। ये मैं से मान लीजिए आप स्पर्म है, इसके हेड पे कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वेजाइनल सिक्रीशन क्या करती है? जैसे ही स्पर्म यहाँ पहुँचे, ठीक है, वेजाइना की वॉल, सॉरी यूट्रस और सर्विक्स की वॉल पे ये फटाक से धोना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे वेजाइनल सिक्रीशन शुरू होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हट जाता है, और कोलेस्ट्रॉल हटते ही इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम शुरू हो जाता है, यानी कैल्शियम अंदर आ जाता है। और कैल्शियम जैसा ही अंदर आना शुरू होता है, स्पर्म में गजब की मोबिलिटी आ जाती है और वो झन 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 मूव करने लगता है। और किसकी तरफ भागता है? फैलोपियन ट्यूब की तरफ।
सर्विक्स से लेके जहाँ से स्पर्म ने एंट्री करी वजाइना के बाद सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को जो टोटल दूरी तय करनी है, टोटल डिस्टेंस, वो होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपेसिटेशन से अकेले नहीं होगा कि खाली कैपेसिटेशन हो गया और 30 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि स्पर्म 1 मिनट में 1.5 mm 2 mm या 3 mm तक की डिस्टेंस ही तय कर पाता है। ठीक है, और 24 घंटे उसकी ज़िंदगी है, रास्ता है बड़ा लंबा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये काफ़ी देर वेजाइना में भी ये पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि अभी इनके अंदर क्या है, एक्टिवेशन नहीं हुआ है स्पर्म्स का। स्पर्म क्या है, सीमेन के साथ अभी पड़े हुए, सीमेन के पीएच में, क्योंकि सर्वाइव करना है उनको। काफ़ी तो वेजिना में मर जाएंगे। वेजाइना में क्या होता है, लैब्स पाए जाते हैं, लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया, ये मारने लगते हैं स्पर्म्स को। थोड़ी देर बाद ये सर्विक्स के अंदर जब एंटर कर जाते हैं तब कैपेसिटेशन शुरू होता है, तब ये प्रोसेस विग्रेस हो जाता है, ये स्पीड अटेन कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, सीमेन में मैंने आपको बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, वो जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स गिरते हैं यूट्रस पे और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये भी मदद करता है कि स्पर्म क्या हो जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाए, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है बेटा, लैपटॉप से पोर्ट्रेट मोड, हाँ पोर्ट्रेट मोड में कर लो तुम, तो तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। ठीक है, लैंडस्केप मोड जो भी बोलते हो तुम लोग। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, तो स्पर्म आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटेशन पहले हो जाएगा। कैपेसिटेशन में 3 स्टेप याद रखना, होता कहाँ है, सर्विक्स यूट्रस में। होता क्या है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कैसे, सर्विक्स वेजाइनल सिक्रीशंस की वजह से या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस की वजह से। फिर क्या होगा, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हटेगा, बेटा आप लोग परेशान ना हो, मुझे सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, एक रफ पेंसिल से लिखते रहें पेपर पे, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। बाकी आई विल शेयर वन वीडियो ऑल्सो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हटा, फटाक से झमाझम कैल्शियम अंदर आना शुरू। जहाँ कैल्शियम का इन्फ्लक्स आया, फटाक से टेल मूव करेगी स्पर्म की, स्पर्म जम आगे बढ़ने लगेंगे। मगर इतना आसान नहीं है स्पर्म्स का आगे बढ़ पाना। ठीक है, बहुत मौतों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज़ तो जितना स्पर्म आया 100% में से 60% ही विग्रेस होगा, जीवित रहेगा, बाकी 40 टूटे फूटे टेढ़े बेड़े सब मरे जाते हैं। 2 सर वाले होते हैं, 2 टेल वाले होते हैं, सब मर जाते हैं। अब ये 60% में बहुत से वेजाइना मार देगी लैब की वजह से। फिर वो जब यूट्रस में आएंगे तो बॉडी, फीमेल बॉडी समझेगी फॉरेन सब्सटेंस आया है, फैगोसाइटोसिस से मरने लगेंगे, उनको खा लिया जाएगा, मर जाएंगे बेचारे। ठीक है, मौत को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत कम स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे, मिलियंस में, बहुत ही लेस मिलियंस में, फिर थाउजेंड्स में। फिर जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे ओवम के पास, तब ये हमारे पास लगभग 200 ही बचते हैं। आप समझ रहे हो कितना कंपटीशन है, 20-30 करोड़ स्पर्म्स को हरा के पहुंचना है आगे। सोचो तुम लोग ये सब करके आ गए हो। जब तुम इतना कर सकते हो तो जीवन में तो आगे बढ़ ही सकते हो। जब तुमने करोड़ों लोगों को एक अंधेरी जगह में मात दे दी, तो रोशन जिंदगी में तो क्या कुछ नहीं कर लोगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली होंगी। मैं जब हटाता तो स्क्रीनशॉट उसी का ले लेना फिर से बैक करके। ठीक है, अब मेरे बच्चों तीसरा स्टेप क्या होगा फर्टिलाइजेशन का, वो होगा कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन का मतलब है स्पर्म को पता कैसे चलेगा फैलोपियन ट्यूब, मतलब किस फैलोपियन ट्यूब में ओवम हमारा इंतजार कर रहा है। होता क्या है, फीमेल ट्रैक्ट मान लो मेरी बॉडी को, ये एक फैलोपियन ट्यूब है, ये एक फैलोपियन ट्यूब है, दोनों ऐसे हैं। इसके अंदर एग आया हुआ है। ठीक, किससे आया, ये फिम्बरी थी, बीच में ऑस्टिया था, ये ओवरीज थी, ओवरी ने ले लिया, ओवरी से ले लिया किसने, फेम्ब्री ने, उसने ऑस्टिया में डाला, ऑस्टिया से इन्फंडिबुलम में, वहां से पहुंचा एम्पुला में। अब वो एम्पुला में इंतजार करेगा 6 से 7 घंटे रहता है एम्पुला में, मतलब एम्पुला तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं एम्पुला तक पहुंचते। अब वहाँ पे वो इंतज़ार करेगा किसका, स्पर्म्स का, और इंतज़ार करते करते अपनी वसुंधरा को बुलाएगा। देखी ना जाने दुश्मन, आजा आजा, कैसे बुलाएगा, ये फिम्बरी थी, यहाँ पे रहेगा। तो इसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, कुछ सर्टेन केमिकल्स विल बी रिलीज। जो ओवम से निकलता है केमिकल उसको बोलते हैं फर्टिलिन, और जो स्पर्म ढूंढता जिसकी वजह से पहुंच पाएगा उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिन। इसी की मदद से होती है फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन रिएक्शन, जोना पैलिसुडा पे, वो भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कीमो अट्रैक्शन। क्या होगा मेरे बच्चों, कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन मतलब दैट फर्टिलिन विल अट्रैक्ट द स्पर्म
एंड स्पर्म्स एंटीफर्टिलिन विल बी गाइडेड टुवर्ड्स द ओवम। 3 स्टेप हो गए। अब जो चौथा स्टेप आ रहा है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा उसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ओवम का साइड में, तो आप ड्रामा समझ सको कि हो क्या रहा है। ये एक सेकेंडरी oocyte है। ओवम ना बोल के मैं सेकेंडरी oocyte ही बोलूंगा क्योंकि ये अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में। सेकेंडरी oocyte बनाया, इसके चारों तरफ कौन सी लेयर होती है? जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा। हम ऐसी एक ही सिंगल लेयर बना रहे हैं, बहुत सारी लेयर्स होंगी, सिंगल लेयर बना रहे हैं सो दैट आई कैन गेट दी स्पेस। अब हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। पहले तो ये हमारा क्या है? ओवम है, सेकेंडरी oocyte। इसकी लेयर को बोलेंगे ऊलेमा और दूसरा नाम क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर होती है जोना पैलुसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। इसके बाहर होगी कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा है ना, ये पूरी ओवम तो गोल है ना, हर तरफ से इसने बढ़िया सा एक ग्राउंड सब्सटेंस बना रखा है जिसकी मदद से वो प्रोटेक्ट करती है किसको? ओवम को, कि बहुत सारे स्पर्म ना आ जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्पर्म को अंदर जाने के लिए। कई बार तो मेरे बच्चों क्या होता है, एक स्पर्म आया, उसने कोरोना को पेनिट्रेट कर दिया, पेनिट्रेट करते करते थक गया, मर गया वहीं पे, तो दूसरा स्पर्म को जगह मिल गई तो वो आसानी से वहां चला गया, फिर वो आगे का बचा हुआ पेनिट्रेट करेगा, वो मर गया, फिर उसके आगे तीसरे ने जाके उसका फायदा उठा लिया। क्योंकि ये एक लंबा प्रोटेक्शन है फीमेल का, फीमेल को बहुत कुछ झेलना है, इस वजह से उसने अपने आप को अडेप्ट किया है बहुत सारे प्रिकॉशन और प्रोटेक्टिव नेचर के साथ। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ये 3 लेयर्स हो गई। कुछ छूट तो नहीं रहा है? कुछ नहीं। ये जो स्पेस है जोना पैलुसिडा और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, मैंने बताया था मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। हाँ, ऊलेमा प्लाज्मा का एक और नाम होता है वेटेलाइन, तो पेरीवेटेलाइन स्पेस। इतना स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? हर एक कोरोना रेडिएटा आपस में जुड़ी हुई है एक सब्सटेंस से या एडहेरेंस से। ठीक है, कौन जोड़े रहता है? कोई बता पाएगा? एनीबडी कैन आंसर? कौन इसको जोड़े रखता है? बेटा ये जुड़ा रहता है हाइलुरोनिक एसिड की मदद से। ठीक है, अब एक्रोसोमल रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन की बेटा मेरे प्यारे बच्चों अगर बात की जाए तो क्या होता है कि स्पर्म की सर पे, स्पर्म के हेड पे बहुत सारे स्पर्म लाइसेंस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो जब इसके पास आएंगे, किसके पास? ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं मान लो। ठीक है, जब ये इसके पास आएंगे तो वो एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर देंगे। स्पर्म जिन एंजाइम को रिलीज करेगा उसको बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। अब ये कई सारे होंगे, एक्रोसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है कई बार गलत हो जाता है, डिसइंटीग्रेटिंग पेप्टाइड, ये सब रिलीज होंगे स्पर्म लाइसेंस से। ये रिलीज होंगे, ये सब टूटने लगेगी। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा। सबसे पहले धज्जी बेटा हम किसकी उड़ाना चाहेंगे? कोरोना रेडिएटा की। मगर कोरोना रेडिएटा आपस में जुड़ी किससे? हाइलुरोनिक एसिड। तो पहले हम हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देना, तब तो हम अंदर जाएंगे। तो इसको तोड़ने के लिए ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, सबसे पहले मेरे बच्चे इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? फर्स्ट स्टेप हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम एक्ट करेगा हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। स्पर्म पहुंचने के बाद ये स्पर्म के हेड से हो रहा है, स्पर्म के हेड से, क्योंकि वो पतला हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल हट चुका है, वो ये सब रिलीज करेगा और चीर फाड़ मचा देगा ओवम पे। पहला तो हो गया कोरोना रेडिएटा की आपस में बॉन्डिंग तोड़ देगा। सब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे तोड़ेगा, बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, 200 स्पर्म्स है, बहुत सी जगहों से टूटेगी, हाइलुरोनिक एसिड की धज्जियां उड़ गई। अगला स्टेप क्या हो गया? कोरोना रेडिएटा। इसके लिए जो निकलता है वो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम।
ये निकलेगा, ये फाड़ना उसको शुरू कर देगा, किसको, कोरोना को, कोरोना डैमेज होने लगेगी। तीसरा स्टेप क्या होगा, इसके अंदर पहुंचा तो क्या मिलेगा उसको, ज़ोना पैलुसिडा। ज़ोना पैलुसिडा पे निकालता है एक्रोसिन। क्या निकालता है मेरे बच्चों, एक्रोसिन। जैसे ही ज़ोना पैलुसिडा को टच करता है, ज़ोना पैलुसिडा पे एक रिएक्शन हो जाती है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हालांकि बहुत देर के लिए नहीं रहता, पर एक करंट डेवलप हो जाता है। जब तक वो करंट रहता है दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो सबसे पहले ज़ोना पैलुसिडा को टच कर लेगा वो इंश्योर करेगा कि कोई दूसरा स्पर्म आके ना अंदर एंट्री करे। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है, लंबी देर के लिए हम क्या करेंगे वो हम अगला स्टेप अभी बताएंगे आपको, जब हम आपको प्रोमोटिंग फैक्टर्स के बारे में, प्रोमोटिंग फैक्टर नहीं, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। चौथा तो कुछ इसमें नहीं है फिलहाल आपके लिए, 3 ही चीजें काफी हैं। ज़ोना पैलुसिडा को टच करके स्पर्म अंदर आ चुका है, ठीक। जैसे ही अंदर आएगा यहाँ पे कोन बन जाएगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जो स्पर्म आया होगा इसका हेड ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ से न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा, मेल का न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल। फीमेल का न्यूक्लियस ऑलरेडी सेल के अंदर था और मेल का न्यूक्लियस भी सेल के अंदर पहुंच गया। अब क्या हुआ, तुमको पता था कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, यानी ये कहाँ पे अरेस्ट था, यहाँ पे क्या काम कर रहा था, यहाँ पे एमपीएफ काम कर रहा था। यानी एमपीएफ बोले तो मेरे बच्चों, वैसे तो ये मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बोला जाता है, आप इसको एम से मैचुरेशन, एम से मेटाफेज याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये संभाले रखता है कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में रहे। अभी तक ये काम कर रहा था एमपीएफ, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। कब तक, जब तक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर नहीं पहुंचा। अब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर पहुंचा, उसने कहा बहुत हुआ सम्मान, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब यहाँ पे ये फैक्टर की जगह अगला फैक्टर चलेगा एपीसी। इनका तेल लग गया, अब आते हैं एपीसी। इसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, जो अरेस्टेड मेटाफेज 2 में oocyte था ये इसको भेज देगा अब एनाफेज में। कहेगा बस अब परेशान ना हो बेटा, चलो चलो चलो, अब हमारी मियोसिस कंप्लीट होने का टाइम आ गया, अब एनाफेज कर लो। एनाफेज होगा, एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा। टीलोफेज, पहले एनाफेज फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज के बाद 2 चीजें बनेंगी, एक बनेगा ऊटिड। ऊटिड किसको बोलेंगे, इस न्यूक्लियस के साथ पूरे सेकेंडरी oocyte को हम अब ऊटिड बोलेंगे, ओवम को। इसके साथ यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी भी तो प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, ऊटिड के साथ क्या होगा हमारा, सेकेंड पोलर बॉडी। काफी ड्रामेटिक करके पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसे ना पढ़ाऊं तो मैं बोर हो जाऊंगा, ठीक है। चलें भाई, ऊटिड क्या है बेटा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना ये भी गैमीट ही एक तरह से, तो ये हैप्लॉइड है कि नहीं है, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, हमारा सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड रहेगा। आगे का ड्रामा समझो, बहुत मजा आने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर को सिंपल कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स, दोनों के न्यूक्लियस पहुंच गए हैं। अब दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, पतली हो जाएगी। अब जो न्यूक्लियस बनेगा, मान लो ये मेल का न्यूक्लियस है, ये हमारी फीमेल या न्यूक्लियस को बोलेंगे प्रोन्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, प्रोन्यूक्लियाई। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह क्वेश्चन आ जाता है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब यहाँ पे ज़ोना पैलुसिडा से मिला बस फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे का ड्रामा नहीं। ये एम्फीमिक्सिस है। ये क्या है, जब प्रोन्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं। प्रोन्यूक्लियस क्या है, मेल गैमीट कहाँ चला गया, मेल न्यूक्लियस कहाँ चला गया, फीमेल ओवम के अंदर चला गया, ठीक है। तो बन जाएंगे प्रोन्यूक्लियस। इन दोनों प्रोन्यूक्लियस का हो जाएगा मेरे मासूम बच्चों फ्यूजन। ये दोनों फ्यूज कर देंगे, इनका फ्यूजन कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन, या दूसरा नाम होता है सिनगैमी। बेटा हम फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन यूज इंटरचेंजेबली, सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब ये एक स्पर्म ने करा है सारा नाटक, बाकी स्पर्म्स आके कोई ड्रामा ना कर दें, दूसरा स्पर्म एंट्री ना मार पाए, तो उसके लिए हमें ब्लॉक करना होगा, यानी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्योंकि हमारी ओवम क्या होती है, सिर्फ मोनोस्पर्मी को अलाउ करती है, एक सिंगल स्पर्म की एंट्री अलाउ होती है, एक से ज्यादा की नहीं। तो हमें करना है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये होगा हमारा 5th पार्ट। फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, ठीक है।
अगर कोई पूछता है फर्टिलाइजेशन, जितना मैंने बता दिया दैट इज डन, बट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी क्या है। लिख के बताइए, समझ में आ रहा है आपको? राइट इट डाउन बेटा। उत्कर्ष क्या प्रॉब्लम है बेटा? राइट इट डाउन इफ यू हैव एनी इशू। देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, फीमेल का जो ओवम है ना, इसके अंदर स्पर्म गया, टच हुआ, स्पर्म का सर फट गया, उसने अपना अंदर डाल दिया क्या? न्यूक्लियस। किसके अंदर? फीमेल ओवम के अंदर। अब ये दोनों न्यूक्लियस कहलाते हैं प्रोन्यूक्लियाई। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हो जाएगा। जैसे सिनगैमी होगा यानी कि डिप्लॉयड फंक्शनल सिंगल सेल्ड जाइगोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी। आप कैसे रोकेंगे कि बाकी स्पर्म्स ना अंदर आए? आप समझ में आया उत्कर्ष? बेटा नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है बेटा, अब हम 2 ओवम ले लेते हैं। लेट्स टेक 2 ओवम। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक ब्लॉक स्पर्मी 2 तरह का है। एक होगा फास्ट यानी इमीडिएट, जैसे स्पर्म टच करे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्लॉक हो जाए लेयर, ताकि बाकी स्पर्म खड़बड़ाते रहे लेकिन कुछ हो ना। दूसरा होगा परमानेंट, स्लो वाला, भाई क्योंकि ये ज्यादा देर रहेगा नहीं तो ये थोड़ी देर में तो खत्म हो जाएगा, तब तो स्पर्म एंट्री मारने लगेंगे। तो हम जितनी देर में ये फास्ट हो रहा होगा, स्लो अपना काम 35 कर देगा, काम शुरू कर देगा। ठीक है, फास्ट में क्या होगा, इसके बाहर थी जोना पैलिसुडा, स्पर्म आके टच करेंगे। जैसे स्पर्म जोना पैलिसुडा को टच करेगा, क्या रिलीज करेगा? मैंने क्या बताया? एक्रोसिन। जैसे ही एक्रोसिन यहाँ पे रिलीज हुआ कि ये फौरन हो जाएगी डीपोलराइज, अंदर वाली हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हो जाएगा डीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब तुरंत एक करंट प्रोड्यूस होगा, बाकी सारे स्पर्म्स इससे टच नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? द सेकेंड स्पर्म विल फेल to enter into the zona pellucida or female ovum. This is the immediate one. Slow वाला क्या होगा, जैसे ही जोना पैलिसुडा पर टच हुआ स्पर्म, ये वाला, वैसे ही कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। ओवम में होते हैं कैल्शियम गेटेड चैनल, ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और ओवम के अंदर झमक के जाने लगेगा कैल्शियम। क्या जाने लगेगा मेरे बच्चों? कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, सेल के अंदर हो जाएगा, मैंने लिख रखा है एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में, लेकिन बताया नहीं मैंने। ओवम के अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं किनारे किनारे, जब मैंने ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो आपको बताया था। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे मेरे बच्चों, जो ये जोना पैलिसुडा और इसके बीच का स्पेस था पेरीवेटेलाइन स्पेस, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सब बाहर निकल आ जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे। कहाँ पे? पेरीवेटेलाइन स्पेस में। अब काम होगा पेरीवेटेलाइन स्पेस का। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी इसकी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की। अब ये पूरी तरीके से बंद कर देगा, किसको बंद कर देगा? पेरीवेटेलाइन स्पेस को। बंद हो गया, स्पर्म ब्लॉक हो गए, अब किसी की औकात नहीं है कि वो अंदर आ जाए। ठीक है, ब्लॉकेज हो गया, पॉलीस्पर्मी खत्म, यानी फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया और ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी भी समझ में आ गया। आया कि नहीं आया ऑनलाइन? ठीक है, अगला टॉपिक हम ये देख लेते हैं, सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा। देखो फीमेल के जो हमने बताया था हैप्लॉइड है ना ओवम, इसके पास जो गैमीट्स है, सॉरी जो क्रोमोसोम है उसका सेट क्या है? 22+X। मेल के पास क्या है? 22+X और 22+Y। इन दो में से एक होगा जो ये वाला सेट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, वाई वाले को बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। देखो मेल के केस में क्या होता है, ये तो मोनोस्पर्मिक है, सिंगल टाइप ऑफ, सॉरी मोनोस्पर्मिक बता रहे हैं, मतलब सिंगल, इनके पास क्या है, सेक्स डिटरमाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्स, वो मेल भी बनेगा फीमेल भी बनेगा, डिपेंड करता है मेल के पास क्या है। मेल के पास 2 तरह के स्पर्म होंगे, जो स्पर्म का कॉम्बिनेशन होगा 22+Y उनको बोलेंगे गाइनोस्पर्म, जिनका होगा, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 22+X वालों को गाइनोस्पर्म बोलेंगे, 22+Y वालों को बोलेंगे एंड्रोस्पर्म्स। बात समझ में आई?
गाइनोस्पर्म एंडोस्पर्म में फर्क, एंड्रोस्पर्म में फर्क समझ में आया? अगर कहीं मेल का Y वाला X से मिल जाता है तो बनेगा 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, इस कॉम्बिनेशन से बनेगी डॉटर, क्या बन जाएगी? डॉटर सेल। जबकि दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से 22 प्लस एक्स और अगर ये वाला मिल गया 22 प्लस एक्स, गलत मैं बता रहा हूँ, 22 प्लस एक्स और वाई में सन बनेगा बेटा, ठीक है, लड़का लौंडा तैयार हो जाएगा। 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई में बनेगी लड़की, गर्ल चाइल्ड बनेगी। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड? फादर के ऊपर। ये मेल था, ये फीमेल था। पहले ज़माने में एक बहुत बड़ा टैबू होता था, लड़कियां शादी होके आती थी, पहली बच्ची पैदा हुई, दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची, चौथी में कहते थे ये हमें पुरुष संतान नहीं दे सकती, ये हमारे वंशज को आगे नहीं बढ़ा सकती, भगाओ इसको, दूसरी शादी करो। दूसरी करी, फिर लड़की तो तीसरी करो, चौथी करो, मज़ा आ जाता था उनको, ठीक है। पॉलीगैमी करते थे। पॉलीगैमी मतलब मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर, छमक के शादियाँ करते थे। धीरे धीरे साइंस इवॉल्व हुई तो पता चला अरे बाबा ये क्या, हम जो कर रहे थे वो गलत था। आदमी रिस्पॉन्सिबल है कि लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, क्योंकि मेल्स हैव टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, एंड्रोस्पर्म दैट इज 22 प्लस वाई एंड गाइनोस्पर्म 22 प्लस एक्स। वाई वाला फ्यूज करेगा लड़का बनेगा, एक्स वाला फ्यूज करेगा लड़की बनेगी। दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द सेक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? ऑनलाइन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? ओके उत्कर्ष, थैंक यू फॉर राइटिंग। अब बेटा अगला टॉपिक है हमारा ट्विंस, जुड़वा बच्चे। बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं ये कैसे पैदा होते हैं। देखो बेटा, कई बार इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, वैसे दो ही कंडीशंस हैं। ट्विंस दो ही तरह के पैदा हो सकते हैं, या तो होगा मोनोजाइगोटिक, ठीक है, या होगा डाइजाइगोटिक, ठीक है। मोनोजाइगोटिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब फीमेल की बॉडी से सिंगल ओवा रिलीज हो, ठीक है, और वो आगे चल के दो में टूट जाए। वन ओवा रिलीज हो लेकिन वो आगे चल के फर्टिलाइज भी हो जाए, सिंगल जाइगोट बना है, जाइगोट क्लीवेज के टाइम पे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, साइंस का इसमें कोई रोल नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता। किया जा सकता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर के हाथ में होता है कि कौन सा ट्विंस बनेगा, मतलब मोनोजाइगोटिक में, ठीक है, कि मतलब ट्विंस बनेगा या नहीं बनेगा, सिंगल जाइगोट से सिंगल बच्चा बनेगा या ट्विंस बन जाएगा। बात समझ आ रही? डाइजाइगोटिक तो फिर भी चलो एक फिजिकल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो जाता है कि एक बार में दो ओवा निकल आए, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे। देखो मेरे बच्चों, मोनोजाइगोटिक मतलब सिंगल जाइगोट बना था, एक ओवा और एक स्पर्म ने ही फर्टिलाइज किया, तो क्या बना? जाइगोट। ये जाइगोट आगे चल के दो बच्चों में टूट गया, ठीक है, दो बच्चों में टूट गया। तो इस केस में क्या होगा? जो दोनों बच्चे होंगे वो या तो फीमेल होंगे या तो दोनों ही मेल होंगे, और दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन 100% सेम, शक्लें 100% सेम। इस वजह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आइडेंटिकल ट्विंस। जबकि डाइजाइगोटिक कंडीशन क्या होती है? डाइजाइगोटिक में कई बार दो ओवा रिलीज हो जाते हैं, ठीक है भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरी, यहाँ पे ओवरी, निकलना इस ओवरी से था ओवम को, लेकिन इस ओवरी से भी ओवम आ गया, ठीक है, और स्पर्म गए, इसको भी फर्टिलाइज किया, इसको भी किया, तो डाइजाइगोटिक कंडीशन हो गई, दोनों स्पर्म फर्टिलाइज हो गए। तो क्या होगा? मतलब दोनों ओवम फर्टिलाइज हो गए, तो दो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए हमें दो स्पर्म चाहिए। ओवा अलग अलग है, स्पर्म अलग अलग है, तो बच्चे भी अलग अलग होंगे। इस वजह से डाइजाइगोटिक का नाम होता है फेटर्नल। इससे पैदा होने वाले बच्चे फेटर्नल ट्विंस होते हैं, यानी इनका सेक्स सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, शक्लें सेम नहीं होंगी। इस केस में क्या हो सकता है? दो लड़के पैदा हो सकते हैं, 2 बॉयज़, या दो लड़कियां पैदा हो सकती हैं, 2 गर्ल्स, या 1 गर्ल और 1 बॉय पैदा हो सकता है। बात समझ आ गई? दिस इज हाउ we understand about fertilization, all the steps involved in fertilization, polyspermy and twins, ठीक है। अगला टॉपिक है इम्प्लांटेशन। उसको शुरू करने से पहले, वो आज शुरू भी नहीं कर पाएंगे, उसको शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ा है उसको एक बार ध्यान से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ सिंगल सेल्ड फुल्ली फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन कह दिया। कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कि कैसे हम मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाएं। उसके लिए हम इंसेमिनेशन करेंगे। इंसेमिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिलेशन बना के, सेक्सुअल क्वाइटस करके या सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फीमेल की बॉडी में क्या डालेंगे? हम सीमेन डालेंगे। सीमेन वहाँ कुछ देर रुकेगा, उसके बाद सर्विक्स में जाने के बाद वो कैपेसिटेशन एक्वायर करेगा। सीमेन नहीं, स्पर्म। सीमेन क्या होता है? बाहर निकाला जाता है। मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ऐसा तो नहीं फीमेल पड़ी रहेगी, मोशन करेगी, मूव करेगी। या हो सकता है ऐसा फिक्स नहीं है कि इट इज़ जस्ट बिफोर द स्लीप, समटाइम पीपल डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन डे टाइम ऑल्सो, सो दे स्टार्ट डूइंग देयर अदर एक्टिविटीज़, तो मोशन करने लगते हैं। जब वो मोशन करते हैं तो सीमेन बाहर निकल आता है। इस वजह से प्रेगनेंसी के लिए जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मशवरा लेते हैं या क्या बोलेंगे उसको, ओपिनियंस लेते हैं कि हाउ टू हैव सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर कहता है कि आप अपनी जो वो है ना ल्यूटेल फेज नहीं, मेंसेस का डे है ना, उससे 14 डे पहले आपको मैंने बताया था ओव्यूलेशन होगा। पहचानेंगे कैसे? फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो पोजीशन चेंज ना करें, अपने पैरों के नीचे पिलोज लगा लें एंड मेक द पोजीशन स्लाइटली स्लैंटिंग सो दैट द सीमेन रिमेन इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड स्पर्म कैन इजिली मूव टू द सर्विक्स। कई बार क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिर मोशन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, चलने फिरने लगे, तो क्या हुआ? सीमेन विल कम आउट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ स्पर्म्स ऑल्सो। ठीक है, तो उस वहाँ पे वो स्टे करें, इस वजह से थोड़ी देर के लिए सैचुरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इंसेमिनेशन के बाद बेटा होगा कैपेसिटेशन। 3 प्रोसेस होंगे, सर्विक्स में होगा, यूट्रस में होगा। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल धो दिया जाएगा वेजाइना के अंदर। तीसरा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, टेल में मोटिलिटी आ जाएगी। खत्म हो गया कैपेसिटेशन। तीसरा होता है कीमो अट्रैक्शन। जोना पैलिसुडा के पास, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं, जोना की लेयर से जैसे स्पर्म टकराएगा, जोना रिसेप्टर जोना पे प्रेजेंट होते हैं, जोना पैलिसुडा पे, जैसे ZP1, ZP2, ZP3, ये पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ह्यूमन का ही स्पर्म आया है। वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन रिएक्शन हो जाती है, तभी स्पर्म को एंट्री मिलती है और वहाँ पे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं। वहाँ से अंदर कर लिया जाता है न्यूक्लियस को या पूरे हेड को। न्यूक्लियस भी आता है और हेड पूरा आ जाता है, मतलब हेड रीजन में सेंट्रियोल भी है ना, मैंने बताया था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर चला जाएगा, टेल बाहर रह जाती है। अगला आता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस थे? सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे? हायर ल्यूरोनिक एसिड को विद द हेल्प ऑफ हायर ल्यूरोनिडेज एंजाइम। दूसरा, कोरोना को तोड़ देंगे विद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा, जोना पैलिसुडा के चिछड़े उड़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन। चौथा स्टेप हमारा क्या था? अंदर पहुंच जाना, बस प्रोन्यूक्लियाई बन जाना। फिर वहाँ पे मैचुरेशन फैक्टर फौरन के फौरन हट जाएगा, जो अभी तक मेटाफेज 2 को संभाले हुए था। अब यहाँ पे लगेगा एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, वो क्या करेगा? एनाफेज से टीलोफेज में जाएगा। ओवम में 2 स्ट्रक्चर्स अंदर ही अंदर देखेंगे, ऊटिड और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ऊटिड ही हमारा क्या है? जो ओवम बनेगा आगे चल के मेच्योर, वो भी हैप्लॉइड है। सेकेंडरी जो साइट है वो भी हैप्लॉइड है। अब ये ऊटिड के साथ हमारा मिल जाएगा, ऊटिड के अंदर प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई फीमेल का, प्रोन्यूक्लियाई मेल का मिल जाएंगे, हो जाएगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, बनेगा फुल्ली फंक्शनल जाइगोट। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। आई बिलीव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ गेट रेडी एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट द इम्प्लांटेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, keep watching my all other videos, subscribe my channel, like my channel and motivate me by sharing my channel. Thank you everybody.